गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी को आज चैप्टर 3 का रिवीजन कराया जाएगा। चैप्टर 3 के मेन सभी टॉपिक जैसे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको इसी क्लास में कवर कराए जाएंगे। तो आप इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम आप देख सकते हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन है। ये चैप्टर 1 आपका 3 है। चैप्टर 3 के अंदर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम देख के इसका नाम देखने से ही समझ में आता है कि इलेक्शन जो है एक चुनाव प्रणाली होती है जिसमें प्रत्येक समाज के व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति योग्यता रखता है, वोट डालने का हक है। हमारे देश के अंदर केवल पागल और दिवाली व्यक्तियों को ही वोट के अधिकार से वंचित किया गया है। बाकी सभी लोगों को 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको वोट डालने का हक मिलता है। रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है कि बशर्ते की योग्यता रखता हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन का जो टॉपिक है, ये दोनों चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी को कितना इफेक्ट करती हैं, डेमोक्रेसी का बेस तैयार करने का काम करती हैं। जितनी अच्छी चुनाव प्रणाली उतने अच्छे नेता चुने जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से इलेक्शन हो पाएगा, निष्पक्ष ढंग से हो पाएगा, फेयर और फ्री इलेक्शन होगा, उतनी ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज हमारा देश एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े देश के रूप में एक एग्जाम्पल मिलता है। लंबे समय से इसे चला पा रहा है। लोगों ने व्यंग्य किए थे कि इंडिया जैसा देश शायद डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसकी नींव बहुत मजबूती से रखी और उसके बाद में हमारी जो लोकतंत्र की इमारत है वह उत्तरोत्तर विकास की तरफ अग्रसर है और हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। अब हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इस टॉपिक के अंदर आप देखिएगा, खास तौर पे जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, हम कौन कौन से मेथड्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड है कि एफपीटीपी प्लान। इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाली प्रणाली का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। और दूसरे सिस्टम का यूज होता है हमारे देश के अंदर, उस सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक है एफपीटीपी और दूसरा है पीआर। पीआर को हिंदी में कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हमारे देश के राष्ट्रपति जी और राज्यसभा और राज्यों के अंदर विधान परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है, उपराष्ट्रपति के पद का चयन किया जाता है। और जो एफपीटीपी प्लान है ये ज्यादातर कॉमनली हमारे इंडिया के अंदर बड़े स्तर पर इसका यूज हो रहा है, जैसे पंच, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर्स, एमएलए, एमपी, ये सभी इन सभी इलेक्शंस के अंदर हम इस एफपीटीपी प्लान को फॉलो करते देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर कौन सी उसकी क्या खासियत है, एफपीटीपी प्लान की क्या खासियत है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की क्या खासियत है। हमारे देश में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको आंशिक रूप से लागू किया गया है, ना कि उसको व्यापक रूप से। और इस तरह का सिस्टम नहीं है जैसा कि इजराइल में उसे फॉलो किया जाता है। इजराइल में क्या होता है पीआर सिस्टम में कि पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र में मतलब अधिकृत मान लिया जाता है और उसके दायरे के आधार पर सभी पार्टीज को अपनी एक लिस्ट बनानी होती है और वो लिस्ट में अपने सभी नेताओं के नाम लिखते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन लीडर इलेक्शन में भाग ले रहा है ये नहीं बताया जाता। पार्टी के नाम पर वोट लिए जाते हैं और जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतनी परसेंट सीटें उनको मिलती हैं। ये व्यवस्था दूसरे देशों में लागू है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह की व्यवस्था को लागू ना करके इसको आंशिक रूप से लागू किया गया है और बहुत ही कम क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है। इसके अलावा जो एफपीटीपी प्लान है इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, ये ज्यादातर जनरल इलेक्शन में सब जगह पे यूज होता है। हम सरपंच के इलेक्शन में हम पूरे गांव के अंदर जो भी 18 वर्ष से ऊपर के कैंडिडेट हैं सभी लोग उसमें वोट डालने का काम करते हैं। इससे आगे चलते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये इंपॉर्टेंस क्यों होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे तो एक अच्छी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, अच्छी सरकार का चयन हम कर पाते हैं और एक विश्वास लायक माहौल होता है, जनता खुल कर सपोर्ट करती है, क्रांति जैसी सिचुएशन नहीं आती, रिवोल्ट वगैरह या कहीं भी
कोई प्रोटेस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट होते ही नहीं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जो एक तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट होते रहे तो देश के अंदर अव्यवस्था का माहौल बन जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है और जनता खुश होकर के सारे बनाए हुए नियमों को, कानूनों को लागू होने में सपोर्ट करने का काम करती है। डिबेट ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में अगर कहीं भी इलेक्ट्रल सिस्टम में कहीं कोई कमी है, अगर कोई धांधली है, चुनाव धांधली है, या फिर कहीं चुनाव प्रचार में कहीं अव्यवस्था है, या फिर पैसे का दुरुपयोग है, या बाहुबलियों का प्रयोग है, या फिर अपराधियों का राजनीति में प्रवेश है, इस तरह की कोई कमियां अगर देश के किसी भी कोने में नजर आती हैं तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बार बार होते रहे हैं और सरकार इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। जैसे मैंने अभी बताया, इलेक्शन जितनी अच्छी तरीके से इलेक्शन होगा उतनी अच्छी डेमोक्रेसी हम पाते हैं, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन डेमोक्रेसी है। और अगर हम इलेक्शन को अच्छे तरीके से करेंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन करेंगे, तो 100% डेमोक्रेसी अच्छा होगा और हम अपने डिसीजन जनता के जरिए ले पाएंगे। जनता खुश होकर के अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हुए सरकार का चयन करेगी और उसके साथ साथ उनके बनाए हुए नियम, कानून, कायदों को फॉलो भी करेगी। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे आप कार्टून देखिएगा, ये कार्टून जो है एक चुनाव व्यवस्था का जिक्र किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार का कैंपेन यहाँ पे है, इलेक्शन इन द एयर। यहाँ पे ऐसा एक कार्टून बनाया गया कि हवा में एक चुनाव प्रक्रिया, तो हवा में चुनाव प्रक्रिया में नेताओं को भी आप उड़ते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर उनके मतदान को भी आप उड़ते हुए देख पा रहे हैं। ये सभी वोट्स हैं जितने भी कागज के टुकड़े उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था एक काल्पनिक इमेजिनरी एक पिक्चर बना के दिखाया गया है। ऐसा होता नहीं है इंडिया में। इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन को संपन्न किया जाता है। जैसे आप सभी समझते हैं कि इंडिया में जनरल इलेक्शन, जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ, वो इंडिया के अंदर 1952 में हुआ। 1952 के लगभग हर 5 साल बाद हमारे देश के अंदर जनरल इलेक्शन होते रहे हैं, सरकार का चयन होता रहा है, किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था का माहौल नहीं बनने दिया जाता है, सभी लोग कॉपरेशन के साथ में काम करते हैं। इससे आगे चलते हैं, इलेक्शन सिस्टम में और क्या क्या हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक में हमें पता चलता है कि किन किन चीजों पे हम ध्यान देते हैं। इलेक्शन के बारे में हमने जान लिया। इलेक्शन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मतदान करने का मौका जनता को मिलता है, सरकार को चुनने का मौका मिलता है। अगर सरकार को चुनने का मौका नहीं दिया जाए तो सरकार उस सीट पर कब्जा करके बैठ जाएगी और वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। जैसे कुछ जिम्बाब्वे वगैरह के देशों के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिले। बहुत से देशों में, पाकिस्तान में बार बार डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, बांग्लादेश में भी ऐसा होता रहा है, नेपाल में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हु इज एलिजिबल टू वोट, किस व्यक्ति को वोट डालने का हक मिले। तो इंडिया के लिहाज से हम बात करें, 18 वर्ष का कैंडिडेट जो भी, चाहे वो अनपढ़ हो, बेशक चाहे पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वोट डालने का हक रखता है। हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है, निर्धारित आयु पूरी कर चुका है, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वह इलेक्शन में कंटेस्टिंग में भाग ले सकता है, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। हु इज सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन को सुपरवाइज करने का काम करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन का ये काम है। ये 2 स्तर पे काम करता है, और सेंट्रल लेवल पर नेशनल इलेक्शन कमीशन है, और जो स्टेट लेवल है वहाँ पे स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन है। तो वो जांच करते हैं कहीं भी चुनाव व्यवस्था में कोई कमी आती है, सरकार की मशीनरी का फुल्ली प्रयोग करते हुए वो इस इलेक्शन को संपन्न करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो राज्यों की सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत से मैन पावर यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोगों को ये अपने काम के लिए लगाते हैं, और वे उनके काम को मना नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर चुनाव व्यवस्था में कहीं भी कोई व्यक्ति चुनाव धांधली जानबूझ के करता है, या चुनाव में मत डालने से रोकता है, हुड़दंग मचाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको गैर जमानती वारंट पर उसको जेल भेजा जाता है। इससे आगे चलते हैं, हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को वोटर्स को चुनने का हक क्यों दिया गया है? क्योंकि सरकार चुनने का हक नहीं देगी तो सरकार बदलेगी कैसे?
सरकार इसीलिए इसका चयन किया जाता है क्योंकि सरकार के हाथ में ये रिप्रेजेंटेटिव पावर, रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का एक पावर दी गई है जो अपने मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड? जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन है वह टाइमली मतलब चुनाव संपन्न कराता है, फिर काउंटिंग कराता है, उसका रिजल्ट देता है और इस तरीके से सरकार बनाने में हेल्प करता है। इससे आगे चलते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में हम ये देखते हैं कि लगभग 5 साल बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते रहे हैं और इस चुनाव व्यवस्था की ही ये देन है कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है और आम जनता को इसकी सीख मिल चुकी है। आम जनता इतनी सक्षम हो चुकी है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव प्रक्रिया में खुलकर भाग लेती है, भागीदारी करती है और मतदान का हिस्सेदार बनती है, मतदान करते हैं, अपने सरकार का चयन करते हैं और सरकार के अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधियों के सिलेक्शन के माध्यम से इनडायरेक्टली भागीदारी भी सरकार के अंदर हमारी जनता कर रही है। तो ये इलेक्शन सिस्टम जो है भारत का बहुत अच्छा है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि भी गिने चुने व्यक्तियों को मतदान का हक हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को, जिसमें जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, चाहे पुरुष है या महिला है, ताकतवर है या कमजोर है, या फिर कोई शक्तिशाली है या कोई भी पॉलिटिशियन है या फिर कोई बड़ा अधिकारी है, सबके वोट की कीमत बराबर होती है। कहीं भी कोई भेदभाव किसी के पीछे नहीं किया जाता, ना ऊंची जाति का फर्क देखते हैं, ना कोई धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन देश में नहीं होता है। इससे आगे चलते हैं, इलेक्शन सिस्टम की वजह से ही हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है। Each student can give one vote। यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर आप किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि वह अपने मॉनिटर का चयन करें। तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक वोट जारी करने के लिए कहा है था। 4 हाईएस्ट वोट गेटर्स आर इलेक्टेड और उनमें से 4 जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का विवरण आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। Each student has 4 votes and can give them all to one candidate। और इसमें प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसके पास में 1 वोट है और प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4 वोट हैं। 4 क्यों है? क्योंकि इसमें पसंद के आधार पर वोट डालने का हक मिलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। इसमें वह चाहे तो वह किसी एक को दे, वह चाहे तो उन चारों को एक दे, या फिर हो सकता है कि वह 2 को दे, 2 को ना दे, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के पसंद उसमें छांटी जाती है। Give them all to one candidate and split the votes among different candidates। The 4 highest vote getters are elected। और इन चारों वोटों में से जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेंगे वो विजेता होंगे। इस तरह की व्यवस्था को इंडिया में अपनाया गया है हमारे यहाँ पर। और इससे आगे चलते हैं, each voters give a preference ranking to candidate and the counting follows the method of election of Rajya Sabha members described below। और यहाँ पे इस तरह के मेथड को राज्यसभा के इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। पहले पसंद के आधार पर हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, थर्ड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, फोर्थ प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। इसके आधार पर हम हो सकता है कि पहले 2 प्रेफरेंस में ही अपने सारे वोट दे दें। तो उससे क्या होगा कि उन पहले 2 कैंडिडेट का अगर और लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा उन्हीं लोगों के प्रति, तो उनकी जो सीट्स यानी वो विजेता बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक इस तरह से क्लियर होता है। और आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, जैसे कि चुनाव व्यवस्था का जिक्र किया गया है कि यहाँ पे पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, जब हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, तो लोकतंत्र की नींव रखते हुए पुराना न्यूज़पेपर आपके सामने दिखाया गया है और इसके अंदर फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर और बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी संघर्ष के, और पहले क्या होता था कि राजा की भूमिका से दूसरे राजा की भूमिका में अगर किसी को चेंज लाना होता था तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि उन्हें लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था, एक सेना को दूसरी सेना से लड़ना पड़ता था। जो विजेता होते थे वो राजा बनते थे। लेकिन अब उस व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। एक सभ्य समाज में सभ्य लोकतंत्र की नींव रखी जा चुकी थी। अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें कहीं कोई तलवारें नहीं चल रही, कोई बंदूकें नहीं चल रही और बिल्कुल आरामदायक तरीके से एक सभ्यता का परिचय देते हुए, एक अच्छे आचरण का परिचय देते हुए इसमें इलेक्शन में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं और सरकार का चयन करते हैं। इससे यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है, प्रत्येक व्यक्ति
वोट करने का इच्छुक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का हक भी मिलता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का हक भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला कैंडिडेट इसमें विजेता होता है। इससे आगे चलते हैं। Vote seats won by some major parties in Lok Sabha election 1984 के इलेक्शन का जिक्र यहाँ पे किया गया है। कांग्रेस ने 48% वोट लिए, सीट्स उनको 415 मिलती हैं, बीजेपी को 7.4% वोट, 2 सीट्स उनको मिलती हैं, जनता पार्टी को 6.7% वोट्स और 10 सीट्स उनको मिलती हैं, लोक दल को 5.7% वोट और 3 सीट्स उनको मिलती हैं, सीपीआईएम को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट 5.7% वोट मिलते हैं और इनको 22 सीट्स मिलती हैं, तेलुगु देशम 4.1 30 सीट्स इनको मिलती हैं, डीएमके 2.3 2 सीट्स इनको मिलती हैं, एआईडीएमके 1.6 वोट % और 12 सीट्स इनको मिलती हैं, अकाली दल 1.0 अकाली दल का पंजाब में इसका जनाधार है और यहाँ पे वोट जो है 1.0 और इसको 7 सीट्स मिलती हैं, एसीपी 1.0 और 7 सीट्स इसको मिलती है। इस प्रकार जरूरी नहीं कि वोट के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे सीट मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि वोट तो ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन सीट कम मिलती है, कब ऐसा भी होता है कि वोट कम मिलते हैं सीटें ज्यादा मिल जाती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं होती, यहाँ पर केवल ये व्यवस्था एफपीटीपी प्लान में ही होती है। ये आपका टॉपिक इस प्रकार ये क्लियर होता है। थैंक यू।